Hello everyone, welcome to today's class. In today's class, we will discuss PIB MCQs of 22nd July 2025. हम PIB का पूरा एनालिसिस करते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ MCQs, बट PIB की सारी डिटेल्स कवर्ड होती हैं. 22nd जुलाई में ऑलमोस्ट देयर वर 89 to 90 PIB आर्टिकल्स एंड इसलिए हम 22nd जुलाई का सेपरेटली कर रहे हैं. एंड 23rd जुलाई की PIB में देयर आर ऑलमोस्ट 100 आर्टिकल्स, इसलिए हम 23rd जुलाई का सेपरेटली करेंगे. नाउ ये दोनों डे के PIB बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो वाई सो मैनी PIB आर्टिकल्स? बिकॉज पार्लियामेंट सेशन हैज़ बीन स्टार्टेड, द मॉनसून सेशन हैव बीन स्टार्टेड, और जो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स हैं वो रिप्लाई बैक कर रहे हैं अपनी स्कीम से रिलेटेड या डेटा दे रहे हैं पार्लियामेंट में. इसलिए सारी स्कीम्स और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट है और वो PIB में दी हुई है. आई एम रियली सॉरी फॉर सम डिले हैपनिंग इन द वीडियो बिकॉज आई वॉज नॉट वेल and I'm really sorry for the delay. Also, I know our ARD lectures are pending and I have to bring them. I'll try to bring it, or I'm sure that I will bring it by tomorrow, and I'm really sorry for that delay too. Now let us start with 22nd July PIB MCQs. Also, if you need to ask something or you need any information, you can join our Telegram channel in the link description below. Now let us start with PIB articles and PIB news that are very important for exams such as NABARD, RBI, UPSC and other exams. Now let us start with first question that says under MIDH. What does MIDH stand for? It is Mission for Integrated Development of Horticulture. Right. सो आपको ये फुल फॉर्म्स भी याद रखने हैं बिकॉज एग्जाम्स में सिर्फ MIDH आ जाता है. सो यू नीड टू नो कि व्हाट डज MIDH स्टैंड्स फॉर. तो ये बोल रहा है कि MIDH के अंदर व्हाट इज़ द सब्सिडी रेट फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट्स इन हिली एंड शेड्यूल्ड एरियाज. सो व्हाट इज़ द सब्सिडी रेट? दैट इज़ 50%. पर इसकी इन्फॉर्मेशन जो है स्कीम के बारे में वो हम आगे देखते हैं. नाउ व्हाट इज़ स्कीम एंड व्हाट डज इट सेज? जो MIDH स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च की थी इन द ईयर 2014. MIDH जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या हुआ कि सेंटर का भी कंट्रीब्यूशन है एंड स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन है. नाउ हाउ मच इज़ द कंट्रीब्यूशन दैट वी विल सी. ऑल्सो ये किसके लिए? फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर. तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो भी चीज़ें आती है जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर्स एक्सेट्रा, सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है. इट इज़, आपको नाम से समझ आ रहा है, इट इज़ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. नाउ लेट अस सी कि व्हाट इज़ द शेयर. टॉकिंग अबाउट शेयर, जनरल स्टेट में गवर्नमेंट देता है 60% एंड स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ 40%. नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स में 90% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है और सिर्फ 10% स्टेट्स का शेयर होता है. यानी 60-40 होता है जनरल स्टेट्स के बीच में एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स के बीच में है 90-10. नाउ यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर यानी कि 100% सेंटर का हो गया, जिसमें लेजिस्लेचर्स नहीं है यूटीज़ में, वो दैट इज़ 100% स्पॉन्सर्ड बाय सेंटर. एंड यूटीज़ जिसमें लेजिस्लेचर है उसमें सेम 60:40 के बीच का कंट्रीब्यूशन होता है. नाउ लेट अस सी सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस MIDH. सो MIDH में कुछ सब स्कीम्स आती हैं और उसका फोकस एरिया, जैसे कि सब स्कीम्स में MIDH के अंदर आता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन. नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो 18 स्टेट्स और 2 यूटीज़ के लिए एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स. यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स इंक्लूडेड नहीं है. अब ये यहाँ इंक्लूडेड नहीं है यानी कहीं तो इंक्लूडेड होंगे, ये इंक्लूडेड है. अलग से एक मिशन है हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, जिसमें ये नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए. नाउ देयर इज़ ऑल्सो नेशनल बैम्बू मिशन फॉर बैम्बू, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड. नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि वेर इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, दैट इज़ इन नागालैंड. सो दी छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन ऑल्सो हैव टू बी रिमेंबर्ड. नाउ इट सेज कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशंस और नेशनल रीजनल बोर्ड से आता है. नाउ दिस वाज द क्वेश्चन जो MCQ में पूछा गया था. इट सेज कि जनरल एरियाज़ में सब्सिडी रेट क्या है? 35% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट हमें सब्सिडी मिल जाती है. हिली और शेड्यूल्ड एरिया में वो सब्सिडी 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट. नाउ लेट मी टेक यू बैक टू द MCQ दैट सेट MIDH के अंदर व्हाट इज़ द सब्सिडी रेट फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट इन हिली एंड शेड्यूल्ड एरियाज़. सो हिली एंड शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर सब्सिडी रेट है 50%. अगर ये जनरल एरियाज़ का पूछा जाता तो सब्सिडी रेट होती 35%.
I hope it is clear what was given in the article. Now let us move to another question that says, which of the following schemes is specifically meant for promoting organic farming in north eastern region of India? कौन सी स्कीम है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है? तो दैट इज़ MOVCDNER. अगेन इन सब के आपको फुल फॉर्म्स याद होने चाहिए. तो MOVCDNER स्टैंड्स फॉर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. NER से आप समझ जाएंगे, NER से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो ईजी हो जाता है गैस करना. नाउ what is the financial assistance? 46,575 per hectare for 3 years. Let us see some details related to this scheme. और अगर आपने पढ़ा है और आपको पता होना चाहिए कि परंपरागत कृषि विकास योजना इज़ ऑल्सो देयर और फिर एक है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. अब इसका समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है और क्या मतलब है. सो स्टार्टिंग विथ लॉन्च्ड बाय परंपरागत कृषि विकास योजना और दोनों मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दोनों ही लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. अब ये हमें पता है कि परंपरागत कृषि विकास योजना सारे स्टेट्स के लिए एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए यानी सिर्फ सारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हमने ये अलग से स्कीम बनाई है, दैट इज़ MOVCDNER. राइट. Now what is the cluster size? Cluster size in Paramparagata Krishi Vikas Yojana is 20 hectare per cluster, and in this scheme it is 500 hectares per cluster. Now you may ask why so much difference and why it is different कि इसमें हम cluster इतना छोटा बना रहे हैं और इसमें हम cluster इतना बड़ा बना रहे हैं. That is because जो हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना है दैट इज़ फॉर द होल रीजन, यानी कि हम जो केटर कर रहे हैं वो पूरी इंडिया को केटर कर रहे हैं, जिसमें हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी केटर कर रहे हैं. हमारा यहाँ पे गोल है कि हम बेसिक ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर पाएँ लोकली, इसलिए हम छोटे फार्मर के क्लस्टर्स बनाते हैं. पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारा गोल है कि हम बिग प्रोडक्शन जोन्स बनाएं फॉर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट एंड प्रोसेसिंग. यहाँ पे हमारा ज़्यादा ध्यान है FPOs क्रिएट करने पे, और क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा लैंड अवेलेबिलिटी है और लेस पॉपुलेशन प्रेशर है, इसलिए वहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ में काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा क्लस्टर बनाना वुड बी मोर हेल्पफुल एंड इट इज़ मोर यूजफुल इन सेटिंग अप प्रोसेसिंग यूनिट्स. तो हमारा गोल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए क्लस्टर्स में इतना फ़र्क है. नाउ व्हाट आर द एलिजिबल क्रॉप्स? दैट आर जो भी ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में क्रॉप्स सूट करते हैं दैट आर एलिजिबल. व्हाट इज़ द टोटल असिस्टेंस? परंपरागत कृषि विकास योजना में असिस्टेंस इज 31,500 पर हेक्टर ओवर 3 years. नाउ डोंट गेट कन्फ्यूज, क्योंकि कई जगह ये जो नंबर है वो 50,000 दिया रहता है, दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. जो डिफरेंस है दैट इज़ प्रोवाइडेड टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सपोर्ट अराउंड 18,500 का, इसलिए कहीं जगह 50,000 दिया रहता है और कई जगह जो असिस्टेंस है वो 31,500 दिया रहता है, बिकॉज फार्मर्स को जो मिलने वाला है वो है 31,500 रुपीज़ पर हेक्टर, और वही जो अमाउंट है वो नॉर्थ ईस्टर्न में है 46,500 पर हेक्टर. नाउ ये डिवीजन है रुपीज़ का, सो दिस विल स्टडी इन डिटेल इन स्कीम सेक्शन ओनली बिकॉज दिस इज़ अ PIB सेशन, तो हम यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे. नाउ लेट अस सी कि सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है वो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है इन परंपरागत कृषि विकास योजना, और MOCVDNER में इट इज़ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन अंडर NPOP. So let us see now next question that relates to which of the following statements about NMNF is correct. What is NMNF? It stands for National Mission for Natural Farming, यानी ये नेचुरल फार्मिंग पर रिलेट करते हैं. नाउ द क्वेश्चन आज फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट प्रोवाइड्स 5,000 पर एकड़ एनुअली फॉर 3 years. इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय नीति आयोग. इट ऑफर्स 4,000 रुपीज़ पर एकड़ एनुअली फॉर 2 years अप टू 1 acre. ओनली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन सेट अप BRC. सो आंसर इज सी, बट इसकी इंफॉर्मेशन लेट अस सी. सो यूनियन कैबिनेट ने नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग जो है वो अप्रूव करा है ऑन 25 November 2024 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सबसे पहली बात तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यानी सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा. क्यों किया है? क्योंकि हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना है टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट रेसिलियंस, क्योंकि हमें नेचुरल फार्मिंग करनी है जिससे हमारी सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होगी, हम इकोसिस्टम्स को रिस्टोर कर सकते हैं, हमें इनपुट कॉस्ट कम करनी है. जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दे रहे हैं, हम नेचुरल फार्मिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं. तो इस मिशन का टारगेट क्या है? इस मिशन का टारगेट है कि हमें 7.5 लाख हेक्टर एरिया
7.5 लाख हेक्टर का जो एरिया है जो कि अक्रॉस 15,000 क्लस्टर्स है, उसको हमने सेटअप करना है 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स के साथ, ताकि हम जो बायो इनपुट्स है वो इजीली अवेलेबल करा पाए और हम अवेयरनेस जनरेट कर पाए अमंग 1 करोड़ फार्मर्स और नेचुरल फार्मिंग। ये हमारा टारगेट है स्कीम के अंदर। सो हमारा टारगेट क्या है? 15,000 क्लस्टर्स अक्रॉस इंडिया, 7.5 लाख हेक्टर्स, हर क्लस्टर में 50 हेक्टर्स एंड 125 फार्मर्स, यानी इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो ये आता है। इसमें हमें 10,000 बायो बेस्ड इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी बनाने हैं। सो दिस इज़ द टारगेट। नाउ व्हाट इज़ इट सेज इज़ कि टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है मिशन का दैट इज़ ₹2481 करोड़, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का शेयर होगा 60:40 में और 90:10 में अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट्स है तो, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है यानी स्टेट का भी शेयर होगा, सेंटर का भी शेयर होगा। अब इसमें इंसेंटिव दिए जाएंगे। इंसेंटिव क्या होगा? हमको फार्मर को इंसेंटिव मिलेगा 4,000 रुपीज़ पर एकड़ पर ईयर। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, क्यों मिलेगा? अगर वो नेचुरल फार्मिंग को प्रैक्टिस करेंगे, लाइफ स्टॉक को अपकीप करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ करेंगे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा। बट ये इंसेंटिव कितने तक लिमिटेड होगा? इट वुड बी लिमिटेड टू 1 एकड़ पर फार्मर, यानी अप टू 1 एकड़ पर फार्मर ये इंसेंटिव मिलेगा ऑफ 4,000 रुपीज़ फॉर 2 years, राइट। नाउ लेट मी टेक यू बैक टू दैट क्वेश्चन दैट आस्क कि क्या 5,000 रुपीज़ मिलेंगे पर एकड़ फॉर 3 years? सो नो, 4,000 rupees would be there for 2 years. Implemented by नीति आयोग? No. 4,000 rupees मिलेंगे for 2 acres up to 1 acre. So that is correct. 2 साल के लिए 4,000 rupees मिलेंगे पर एकड़, पर वो उसकी लिमिटेशन है कि सिर्फ 1 एकड़ तक ही मिलेंगे। क्या सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सेटअप कर सकते हैं BRCs यानी बायो रिसोर्स सेंटर्स, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स? तो नो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। कितने BRC इस्टेब्लिश करने हैं? हमें 10,000 BRCs। नाउ व्हाट इज़ द एरिया जो हम टारगेट करें? दैट इज़ 7.5 लाख हेक्टर पर एरिया अक्रॉस 15,000 क्लस्टर्स एंड 10,000 BRCs हमें इस्टेब्लिश करना है एंड हमको अवेयरनेस जनरेट करना है अमंग 1 करोड़ फार्मर्स। सो आई होप ये सारा डेटा आपको डेटा याद हो गया हो। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज which of the following statement about PM Kisan is correct? It is a centrally sponsored scheme is incorrect. Sorry, it is asking incorrect. It is a centrally sponsored scheme. Farmers must have cultivable land to be eligible. 6,000 rupees is paid in 3 equal installments. It was launched in 2019. So this is right. It was launched in 2019. 6,000 rupees पे किए जाते हैं 3 equal installment में of 2,000 each. ये भी सही है। फार्मर्स मस्ट हैव कल्टिवेबल लैंड टू बी एलिजिबल, ये भी सही है। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये गलत है, बिकॉज PM किसान इज़ अ सेंट्रली सेक्टर स्कीम, यानी पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल देता है। और AI वॉइस चैट किसान ई मित्रा, ये नाम आपको याद रखना है। PIB में ये नाम दिया गया था कि AI वॉइस चैट किसान ई मित्रा इज़ रिलेटेड विद PM किसान स्कीम। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज under modified interest subvention scheme what is the effective interest rate offered to farmer who repay promptly? यानी पूछ रहा है कि मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में कितना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है फार्मर्स के लिए अगर वो रीपे कर देते हैं प्रॉम्प्टली। यानी मान लेते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट उनको पे करना था 7%, पर उन्होंने प्रॉम्प्टली रीपे कर दिया, यानी उन्होंने टाइमली पेमेंट कर दिया सब कुछ, तो उनको माइनस हो गया 3%, तो उनको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या पे करना पड़ा? दैट इज़ 4%। तो MISS स्कीम के अंदर अगर वो फार्मर्स रीपे कर देते हैं प्रॉम्प्टली तो इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट उन्हें ऑफर किया जाता है दैट इज़ 4%। लेट अस सी सम डिटेल्स दैट सेज जो MISS स्कीम है वो इम्प्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट। इट इज़ अ 100% सेंट्रली फंडेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि है MISS। ये जो स्कीम है ये कंसेशनल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है ऑन शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन्स दैट आर ऑब्टेन बाय फार्मर्स थ्रू KCC। आई एक्सप्लेन यू 1 सेकेंड, लेट मी सी दिस। यस, सो क्या होता है इसमें 2 टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट बैंक्स के लिए और सेकेंड बेनिफिट फार्मर्स के लिए, राइट। मान लेते हैं अगर फार्मर ने पे कर दिया 7%,
बैंक्स ने प्रोवाइड किया फार्मर्स को 7% इंटरेस्ट रेट, बट मान लेते हैं कि बैंक जब इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है 7%, तो वो बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट। तो गवर्नमेंट बोलता है कि गवर्नमेंट सेज कि हम आपको 1.5% एडिशनली देंगे अगर आपने इस इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड करा तो बैंक्स को 8.5% इंटरेस्ट रेट मिल गया, राइट। सो दिस इज़ गिवन कि इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है टू बैंक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर फार्मर्स ने 7% दिया, उसके बाद भी बैंक्स को 1.5% अपफ्रंट मिल गया फ्रॉम गवर्नमेंट। यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसकी वजह से बैंक्स को और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है कि वो फार्मर्स को लेंड करें। नाउ व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव मीन्स? प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था, फाइनल कॉस्ट अगर 7% है लेकिन फार्मर्स अगर टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो उनको -3% मिल जाएगा और इंटरेस्ट रेट, तो उनको इफेक्टिवली 4% पर एनम दिया गया। तो इसमें 3% रिड्यूस हो गया फार्मर्स के लिए, इसमें 1.5% और ऐड हो गया गवर्नमेंट बैंक्स के लिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको पे कर दिया, 1.5% और पे कर दिया। सो लेट मी टेक यू बैक टू द MCQ दैट आस्क मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेट्स ऑफर टू फार्मर्स हु पे प्रॉम्प्टली, सो दैट इज़ 4%। और अगर लिखा आता कि बैंक्स को कितना मिलता है बाय गवर्नमेंट अपफ्रंट, तो दैट इज़ 1.5%। Now we should move to next sets of MCQs that ask according to ICAR 2020 to 2021 estimates what is the overall average mechanization level across crops in India. So ये data दिया था PIB में and it's very important, these data are very important. So ICAR estimates के according overall average mechanization level जो है crops का वो है 45%. As per PLFS 2022 to 2023, what percentage of Indian workers were engaged in agriculture? कितने परसेंटेज थे इंडियन वर्कर्स के जो एंगेज थे एग्रीकल्चर में एज पर PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इस सर्वे के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज है इंडियन वर्कर्स के जो एंगेज थे एग्रीकल्चर में? तो दैट नंबर इज़ 45.8%। ये नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऑल्सो इट इज़ गिवन डायरेक्टली इन PIB, so it become very important. Now, in which year was a submission on agriculture mechanization launched by Government of India? यानी ये SMAM यानी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। अगर आप ARD की क्लासेस भी देख रहे हैं तो यू वुड हैव एक्स्ट्रा नॉलेज कि हम ये पूरा पढ़ चुके हैं एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन क्या होता है, एंड वहाँ पे भी हमने देखा था कि ये स्कीम को हम डिटेल में समझेंगे कभी, तो थोड़ा सा डिटेल देखते हैं स्कीम का। ये स्कीम लॉन्च कब हुई? ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2014 में। नाउ लेट अस सी सम डिटेल्स। इट सेज कि जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन होता है यानी हम एग्रीकल्चर की मशीनरी पावर इन सब की बात कर रहे हैं, तो इनके कंपोनेंट्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। अगर फार्म मशीनरी परचेज किए तो 40 to 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है बेस्ड ऑन फार्मर्स कैटेगरी। कस्टम हायरिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पर फार्मर्स जो है वो रेंट कर सकते हैं ये इम्प्लीमेंट्स को, तो वहाँ पर अप टू 250 लाख प्रोजेक्ट 40% असिस्टेंस दिया जाता है। फार्म मशीनरी बैंक्स होते हैं वहाँ पे 30 लाख प्रोजेक्ट अप टू 30 लाख प्रोजेक्ट 80% फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। एंड फार्म मशीनरी बैंक्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 95% असिस्टेंस दिया जाता है। सो दीज आर सम असिस्टेंस जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में दिए जाते हैं। और ये ये जो व्हाट डू वी से ये जो स्कीम है इट वाज लॉन्च इन 2014। ऑल्सो जो ज़्यादा डिटेल्स है वो हम स्कीम्स के सेपरेट लेक्चर्स में कवर करेंगे। नाउ some more data has been given related to these things. What was the percentage growth in geographical indication fillings in India over last 5 years as per 2025 PIB data? So percentage growth क्या हुआ है geographical indication में इंडिया में last 5 years में, तो that is 380%, यानी 380 गुना ज़्यादा geographical indication tags बढ़े हैं over the last 5 years. And which Indian state had received the highest number of GI tags as of July 2025? सबसे ज़्यादा जो GI tags रिसीव हुए हैं that is for उत्तर प्रदेश. नाउ लेट अस सी सम IP फाइलिंग ग्रोथ जो PIB में दी हुई थी। टोटल IP फाइलिंग्स जो हैं वो 44% तक बढ़ी हैं। 2020 से 2024 को हम कंपेयर कर रहे हैं, हम 4 साल का डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। टोटल IP फिलिंग्स जो हैं वो 44% का ग्रोथ मिला है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने मिला है जोग्राफिकल इंडिकेशन में, दैट इज़ 380%।
उसके बाद डिज़ाइंस में दैट इज़ 266%, पेटेंट्स 180%। उसके बाद सबसे कम हमें ग्रोथ देखने मिला है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइंस में, दैट इज़ 20%। यानी कि टोटल आईपी फिलिंग्स जो है वो 44% का ग्रोथ दिखाया है, लेकिन आईपी फिलिंग्स के अंदर जो जीआई टैग्स है उन्होंने 380% का ग्रोथ दिखाया है। एंड सबसे कम सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने 20% का ग्रोथ दिखाया। नाउ जो 95% आईपी फिलिंग हो रही है वो अब ऑनलाइन हो रही है एज मिनिस्ट्री मॉडर्नाइजेस एंड डिजिटाइजेस आईपी सिस्टम। जो जीआई टैग्स है जिसमें 380% का ग्रोथ देखा गया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी है वो है हैंडीक्राफ्ट्स की कैटेगरी जिसमें जीआई टैग्स दिए गए हैं एंड सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिले हैं, राइट। एंड सबसे कम नेचुरल के कैटेगरी में, और टॉप 5 स्टेट्स जो हैं जीआई के हिसाब, दैट इज़ उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड असम। एंड जीआई की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स, फिर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर्ड, फूड स्टफ और फिर नेचुरल। नाउ फ़ी कंसेशंस की बात करें तो पेटेंट्स में 80% डिस्काउंट दिया गया है फॉर स्टार्टअप एमएसएमई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, डिज़ाइंस में 75% का डिस्काउंट दिया गया है स्टार्टअप एमएसएमईज़ में, और ट्रेडमार्क्स के केस में 50% का डिस्काउंट दिया गया है फॉर स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई। तो ये फ़ी कंसेशंस भी आपको याद रखना है। पेटेंट्स के केस में 80%, डिज़ाइंस के केस में 75% एंड ट्रेडमार्क्स के केस में 50%. Now, some technology integration were also given in the article that says AI या मशीन लर्निंग ट्रेडमार्क सर्च टूल वॉज इन न्यूज़ कि ये जो है ये सर्च टूल ये इंश्योर करता है कि हम फास्टर और एक्यूरेट एग्जामिनेशन कर पाएँ हमारे आईपी फाइलिंग्स का और ये सब चीज़ का. देन आईपी सारथी चैटबॉट इज़ ऑल्सो देयर ताकि हम रियल टाइम रजिस्ट्रेशन सपोर्ट से हम कर पाएँ जो भी हमें डील करना है. देन WIPO IP डायग्नोस्टिक्स इज़ ऑल्सो दिया इंडियन वर्जन जो सेल्फ असेसमेंट टूल है MSMEs के लिए जो इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल और उर्दू में अवेलेबल है. Now, 2 missions were also mentioned under this. That first is Nippon and second one is SIP, that is Startup Intellectual Property Protection Scheme. तो ये भी पढ़ लेते हैं. इसमें क्या दिया गया था कि निपुण मतलब नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन. तो आईपी से रिलेटेड ये मिशन है, राइट. नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन. अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि सबसे पहले इसको हमने लॉन्च किया था 2021 में और इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है ऑफिस फॉर कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स. और इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम जो हमारे आईपी राइट्स हैं उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सके स्टूडेंट्स में और फैकल्टी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, अलाइनिंग विद आज़ादी का अमृत महोत्सव. तो इसकी टारगेट ऑडियंस थी कि हम जो है निपुण के थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट कर पाए स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स में, टीचर्स में और फैकल्टी में, ताकि आईपी की अवेयरनेस बढ़े. सारे स्टेट्स और यूटीज़ कवर थे. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आईपी अवेयरनेस सेशंस हो रहे थे और हमारा गोल था कि हम 10 लाख स्टूडेंट्स को आईपी रजिस्ट्रेशन, आईपी राइट्स के बारे में हम अवेयरनेस कर पाएँ बाय 2025 फॉर 1 लाख स्टूडेंट्स. नॉट 1 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन इज़ देयर. सो 10 लाख का हमारा गोल था. अभी अचीवमेंट्स की बात करें एज ऑफ 2025 तो हमने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे और हम 25 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर को हम रीच कर चुके हैं. नाउ एक और स्कीम थी दैट इज सिप, दैट स्टैंड्स फॉर स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम. तो इसका नाम ही स्टार्टअप है. सबसे पहले ये लॉन्च हुई थी 2016 में अंडर स्टार्टअप इंडिया और ये लॉन्च हुई है बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम लो कॉस्ट आईपी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए टू स्टार्टअप. ये स्टार्टअप्स के लिए था. स्टार्टअप्स को हम फ्री असिस्टेंट दे पाए फॉर फाइलिंग पेटेंट, ट्रेडमार्क या डिज़ाइंस. उन्हें जो भी उन्हें असिस्टेंस चाहिए फाइल करने के लिए वो हम कर पाएँ. इसमें प्रो बोनो फैसिलिटेटर्स होते थे और बेनिफिशियरी स्टार्टअप है क्योंकि नाम में ही है स्टार्टअप, स्कीम में स्टार्टअप, तो स्टार्टअप वर द बेनिफिशियरी. पर अभी हमने 2025 में इसका जो डोमेन है, इसका जो वो है वो बढ़ा दिया है और इसका स्कोप बढ़ा दिया है हमने. और इसमें अभी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंस को भी इंक्लूड करते हैं. फैसिलिटेशन कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे करता है. स्टार्टअप जो है वो सिर्फ स्टैट्यूटरी फ़ी पे करते हैं. मतलब ये आप याद रख लीजिए, पर इतना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है. बट हाँ, ये फैसिलिटेशन कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे करता है. नाउ लेट अस वंस अगेन सी, क्योंकि आई डोंट वांट टू कन्फ्यूज इन एनीथिंग. तो हम पढ़ रहे थे कि जोग्राफिकल इंडिकेशन में कितना ग्रोथ हुआ है, दैट इज़ 380%. किस स्टेट में हाईएस्ट ग्रोथ हुआ है, दैट इज़ इन यूपी. तो आईपी फाइलिंग्स में 44% ग्रोथ है. सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल इंडिकेशन में है. इसमें जोग्राफिकल इंडिकेशन में सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स में है एंड स्टेट वाइज यूपी में है. उसके बाद डिस्काउंट्स 80% फॉर पेटेंट्स,
75% फॉर डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क के लिए 50%. देन दीज वर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन टूल्स दैट वी स्टडीड. निपुण को 2021 में लॉन्च किया था. हमारा 10 लाख स्टूडेंट्स को एजुकेट करने का मकसद था बाय 2025. उसके बाद सिप को 2016 में लॉन्च किया गया था स्टार्टअप्स के लिए. नाउ वन मोर क्वेश्चन रिलेट्स टू दिस दैट आस्क which of the following recent reforms was introduced to formally recognize the contribution of inventors in patented inventions in India. तो कौन सा recent reform इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो हमारा contribution है इन्वेंटर्स का पेटेंटेड इन्वेंशंस में उसको हम रिकॉग्नाइज कर पाएँ. सो दैट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. Now let's move on to our next question that says what is ONDC? ONDC यानी कि Open Network for Digital Commerce. What is ONDC? ONDC यानी कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स कनेक्ट करते हैं डिजिटल कॉमर्स के लिए. सो इट इज़ एन ओपन प्रोटोकॉल नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. सी इज़ द राइट आंसर. Now let us see and understand what is ONDC, but before that let's see one more question that asks what is the name of WhatsApp bot launched by ONDC to help buyers and sellers. तो उस बॉट का नाम क्या जो ONDC ने लॉन्च किया जो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करेगा अपने प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने के लिए. सो दैट इज़ ONDC सहायक. दिस वॉज बेसिकली इन न्यूज़. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ ONDC. ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. राइट. अब ये क्या है? ये सेक्शन 8 कंपनी है जो कि इनिशिएट की थी DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने. ये इसका फंक्शन क्या है? ये कोई मार्केट प्लेस खुद में नहीं है. ये ओपन प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है डिजिटल कॉमर्स के लिए, यानी ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करती है. जैसे UPI होते हैं वैसे काम करती है. ये जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स है वो इसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं एज अ बायर्स एज अ सेलर्स, और ये कनेक्ट करती है बायर्स और सेलर्स को. इसका खुद का कोई मार्केट प्लेस नहीं होता है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, वो कुछ ओन नहीं करती है, वो प्राइवेट प्लेयर्स ही करते हैं. पर ये कैसे काम करती है? एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जब बायर्स और सेलर्स मिल सकें. ये रजिस्टर कैसे हुई है? एज अ नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट. तो ये आपको याद रखना है, सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट. नाउ इसके फीचर्स क्या है? फर्स्ट इज़ इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि कोई भी ONDC ऐप के जो सेलर्स हैं वो बायर्स को फाइंड कर सकते हैं या बायर्स जो है वो सेलर्स को फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऐप से. इंटरऑपरेबिलिटी है. अनबंडिंग यानी कि डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं. कैटलॉगिंग, लॉजिस्टिक, पेमेंट, हर कुछ सेपरेटली. कंपटीशन, क्योंकि प्लेटफॉर्म का डोमिनेशन कम करता है और लो ट्रांजैक्शन फीस को प्रमोट करता है, इसलिए कंपटीशन को प्रमोट करता है. डिसेंट्रलाइजेशन इज़ देयर, क्योंकि जो लार्ज ई-कॉमर्स फर्म्स है उनसे जो है फोकस हटके स्मॉल बिजनेसेस पे आएगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन में ऑल्सो इट हेल्प्स. नाउ व्हाट आर सम इनिशिएटिव्स दैट आर रन अंडर ONDC. ONDC में कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं जैसे कि फर्स्ट है टीम स्कीम. टीम मतलब ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम. इसका फुल फॉर्म याद रखना है. टीम यानी कि ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम. इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने. इसका मतलब क्या है? ये क्यों लॉन्च किया था MSME में? ये MSME चाहता था कि MSME की ऑनबोर्डिंग हो, यानी MSMEs का ऑनबोर्डिंग हो ONDC में, ताकि वो डिजिटल कॉमर्स को प्रमोट कर सके, से वो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट कर सके. व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस 50% ऑफ ऑल बेनिफिशियरी इंटरप्राइजेज अंडर टीम वुड बी वुमेन लेड. ये बोला गया था. नाउ सेकेंड वन प्लेटफॉर्म वॉज ई-सरस प्लेटफॉर्म. ई-सरस मतलब ई-सरस लॉन्च हुआ था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है. इसका मतलब था ई-सरस में कि हम चाहते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो अपना जो हैंडमेड और जो रूरल प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन बेच पाएँ विद द हेल्प ऑफ रजिस्टरिंग ऑन ONDC. तो ई-सरस प्लेटफॉर्म को भी हमने रजिस्टर किया था ONDC पे. सो आई होप कि ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. ONDC सहायक इज़ द व्हाट्सएप बॉट नेम और ONDC का मतलब क्या होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज सेज व्हाट इज़ द थीम ऑफ थिंक 2025. तो थिंक क्या होता है? थिंक मतलब द इंडियन नेवी क्विज. द इंडियन नेवी क्विज. एक्चुअली द इंडियन नेवी क्विज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज नेशनल लेवल पे, और ये जो है वो 4th एडिशन है 2025 का. तो फर्स्ट टाइम 2021 में हुआ था, उसके बाद 2025 4th एडिशन है. तो ये थीम पूछ रहा है थिंक की. तो जो थीम है वो है महासागर इंडियाज़ मैरीटाइम जर्नी. महासागर इंडियाज़ मैरीटाइम जर्नी.
तो अब ये क्विज़ क्यों डिज़ाइन किया गया है, क्या करता है, ये इंडिया की जो मैरीटाइम हेरिटेज के बारे में अवेयरनेस फैलाता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को प्रमोट करता है स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में, और यूथ को इंडियन नेवी से फैमिलराइज कराता है कि इंडियन नेवी का क्या काम है, क्या मतलब है, और नेशनल मैरीटाइम स्ट्रैटेजी से फैमिलराइज कराता है यूथ को. सो दैट इज़ थिंक 2025. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क, वेयर वॉज द रेप्लिका ऑफ अशोकन पिलर अनवील्ड इन श्रीलंका. अशोकन पिलर को अनवील किया गया है श्रीलंका में, रेप्लिका, तो वो किस शहर में किया गया है, दैट हैज़ बीन डन इन वास्कादुआ श्री सुभूति विहाराय. सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम, वास्कादुआ श्री सुभूति विहाराय. What does PM E-Drive stands for? Now PM E-Drive was also in news, so we should also see what does PM E-Drive means and what does it do. तो PM E-Drive का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. That stands for Prime Minister Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement. So that is B is the right answer. Prime Minister Electric Drive Revolution and Innovative Vehicle Enhancement. Now what does PM E-Drive means? PM E-Drive स्कीम को लॉन्च किया गया था, अप्रूव किया गया था सितंबर 2024 में, और इसका लॉन्च मतलब एक्टिव पीरियड है 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2026, यानी 2 साल के लिए PM E-Drive को लॉन्च किया गया है, एंड इसका आउटले है 10,900 करोड़. नाउ I have not given this scheme in detail because already there was lot of PIB news to cover, so इसको हम separately schemes के sections में cover करेंगे, पर अभी के लिए आपको फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, और ये कब से कब तक लॉन्च हुआ है और उसका आउटले क्या है. नाउ very important news that was given in PIB was, what was the gross NPA ratio of public sector banks as of March 2025. So now this is also one of the most important news that says कि gross NPA ratio क्या रहा है public sector banks का as of March 2025. तो gross ratio रहा है 2.58%. Now जो ग्रॉस रेशो था मार्च 2021 में, ग्रॉस NPA रेशो वो था 9.11%, और मार्च 2025 में वो रेशो बन गया है 2.58%. सो दैट्स अ वेरी वेरी इम्प्रेसिव ग्रोथ दैट हैज़ हैपेंड. अंडर द सरफाइजी एक्ट, हाउ मेनी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर्टीज वैल्यूड एट 50 करोड़ और मोर. सो द आंसर इज़ 2, बट इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ. जब बैंक्रप्सी डिक्लेयर हो जाती है, राइट, जब बैंक्रप्सी डिक्लेयर हो जाती है तो क्या होता है, बैंक सरफाइसी के एक्ट के अंदर जो सिक्योर्ड प्रॉपर्टीज़ होता है उसको बेच के पैसे रिकवर करता है ना, उसको बेच के पैसे रिकवर करता है. पर जब वो प्रॉपर्टी 50 करोड़ या उसके ऊपर की है तो बैंक्स को ज़रूरत है कि वो क्या करे, वो एटलीस्ट 2 वैल्यूएशन रिपोर्ट्स को ऑब्टेन करे फ्रॉम अप्रूव्ड वैल्यूअर्स. सो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. अंडर सरफाइजी एक्ट, हाउ मेनी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर्टीज वैल्यूड एट 50 करोड़ और मोर. तो आंसर इज़ 2 करोड़. यानी जब बैंक्रप्सी हो जाती है, यानी अब बैंक क्या करेगा, वो सिक्योर्ड प्रॉपर्टी को बेचेगा और अपने पैसे निकलवाएगा, ये सरफाइसी एक्ट बोलता है. तो जब वो 50 करोड़ के ऊपर की बिल्डिंग को, प्रॉपर्टी को वो वैल्यू कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स को ऑब्टेन करना ज़रूरी है. सो दिस इज़ व्हाट द आर्टिकल सेज. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल सेज, व्हाट चेंज वॉज मेड टू पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स. यानी कि ये बोल रहा है कि जो जुरिस्डिक्शन है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स में, तो उसमें क्या चेंजेस किए गए थे. उसमें जो है चेंज किया गया था कि उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो 10 लाख से 20 लाख बढ़ा दिया गया था. अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉनेटरी लिमिट थी जिसमें डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स केसेस को सुन सकते थे, वो उसको बढ़ा दिया गया. वो पहले अप टू 10 लाख रुपीज़ थी, पर अब उसको 20 लाख तक कर दिया गया है. सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट के अमेंडेड लॉज हैं, उन्होंने जो थ्रेशोल्ड है फॉर फाइलिंग केसेस इन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स उसको 10 लाख टू 20 लाख कर दिया है. सो आंसर इज 10 to 20 lakhs. What is the loan amount range? Next question. What is a loan amount range under Stand Up India scheme? So Stand Up India scheme भी PIB में दी गई थी. इसका जो रेंज अमाउंट है लोन का, दैट इज़ 10 lakhs to 1 crore. Now let us see some important information on Stand Up scheme. So Stand Up scheme को 2016 में लॉन्च किया गया था, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करनी है अमंग SC, ST और वुमेन. ये लोन प्रोवाइड करता है बिटवीन 10 lakhs to 1 crore. और ये लोन प्रोवाइड करता है इन ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेज, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग या एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में. जो लोन रेंज होती है वो होती है 10 लाख टू 1 करोड़, जो क्वेश्चन पूछा गया था. जो इंटरेस्ट रेट होती है, इट इज़ नॉट एक्सीडिंग MCLR. MCLR स्टैंड्स फॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, एंड
प्लस 3% प्लस टेनर प्रीमियम। रीपेमेंट पीरियड होता है अप टू 7 years एंड मोराटोरियम पीरियड होता है मैक्सिमम 18 months का। सो दिस मच यू हैव टू नो अबाउट द स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर पीएम अभीम। पीएम अभीम यानी आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। सो ये जो स्कीम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस रखती है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है 2021 to 2026। इट हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और इसका टोटल आउटले है 64,180 करोड़ रुपीज़। नाउ इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल्स। नाउ अगर आपने पीएमजे पढ़ा है तो यू नो कि पीएमजे कौन से लेवल पर काम करती है। आपको बताना है एक्चुअली कॉमन में कि पीएम अभीम जो है वो तीनों लेवल्स पे वर्क कर रहा है, पर जो पीएमजे है वो कौन से 2 लेवल्स पर वर्क करती है एंड कौन से 1 लेवल पे वर्क नहीं करती है। पीएम अभीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे और इंडिया को प्रिपेयर करे फॉर फ्यूचर पैंडेमिक्स, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज एंड डे टू डे हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरीज। सो पीएम अभीम इज़ फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका टोटल आउटले है 64,180 करोड़। Now next question says what is the target year for eliminating sickle cell anemia in India under a mission? Under which mission? Under mission of National Sickle Mission Anemia Elimination Mission। तो इंडिया ने नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन को लॉन्च किया है और हमारा टारगेट है कि हम सिकल सेल अनीमिया को एलिमिनेट कर देंगे बाय द ईयर 2047। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहली बात तो ये मिशन हमने कब लॉन्च किया। ये मिशन लॉन्च किया था हमने 2023 फ्रॉम शहडोल मध्य प्रदेश। और इस स्कीम के अंदर एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम बिट्स में सिकल सेल अनीमिया के टारगेट्स रखना और उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो कंप्लीट टारगेट है टू एलिमिनेट दैट इज़ बाय 2047, ये आपको याद रखना है। हमने इंट्रोड्यूस किया था 2023 में फ्रॉम शहडोल MP, फ्रॉम शहडोल मध्य प्रदेश। So this much you have to remember. Now next question says what is the main aim of National E-Vidhan application, that is नेवा। तो नेवा का एम क्या है, नेवा का एम है कि जो हमारी लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस हैं स्टेट और यूटीज़ में उसको हम डिजिटाइज़ कर सकें। यानी जो पार्लियामेंट में चीज़ें होती हैं या जो स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो सब प्रोसीजिंग्स होती हैं उन सबको हम जब डिजिटल फॉर्मेट में ले आए, वो है नेवा, उसका एम है नेवा। सो दैट आंसर इज़ टू डिजिटाइज लेजिस्लेटिव प्रोसीजिंग इन स्टेट यूटीज़ लेजिस्लेचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एज पर मनरेगा एक्ट व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ वुमेन बेनिफिशरीज मैंडेटेड इन द स्कीम। सो आज की PIB में वुमेन से रिलेटेड मनरेगा की बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी एंड आई थॉट इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर। सो मनरेगा में वुमेन परसेंटेज का बोला गया है 33% जो है वो मैंडेटरी है कि जो बेनिफिशरीज़ हैं वो वुमेन हो। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई थी जैसे कि सबसे पहले वी नो कि मनरेगा में एटलीस्ट 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट जो वेज एम्प्लॉयमेंट है वो गारंटीड है टू रूरल हाउस होल्ड जिनको अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना है। बट वुमेन के लिए क्या क्या बोला गया है इस एक्ट के अंदर, लीगल एक्ट के तहत वुमेन के लिए 33% जो है जो बेनिफिशरीज़ हैं वो वुमेन होनी चाहिए। तो एक्चुअली कितनी हुई है ये डेटा दिया गया है पार्लियामेंट में बाय मिनिस्टर्स। सो 2024-2025 में जो वुमेन वर्कर्स हैं वो थे ऑलमोस्ट 58.1%, पर मैंडेटेड कितना है, सिर्फ 33% है, पर उससे ज़्यादा अराउंड 58% वुमेन है टोटल वर्कर्स में मनरेगा में। सो द डेटा बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नाउ क्रेशे फैसिलिटी, यानी कि अगर 5 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा बच्चे हैं जो 5 साल की उम्र से कम है जो वुमेन के साथ आते हैं अगर वर्क साइट पे, तो एक क्रेशे फैसिलिटी होनी चाहिए। क्रेशे फैसिलिटी यानी जैसे आपने कंपनीज़ में देखा होगा जो चाइल्ड केयर के लिए जो फैसिलिटी होती है, जो उनका जो डे केयर के इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वहाँ पर, वो फैसिलिटी होती है क्रेशे फैसिलिटी। तो अगर 5 या 5 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि 5 साल की उम्र से कम के हैं तो हमें क्रेशे फैसिलिटी को अरेंज करना है वर्क साइट पर। उसके बाद एटलीस्ट 50% वर्क साइट सुपरवाइज़र्स, यानी जो सुपरवाइज़र्स कर रहे हैं वर्क साइट पर वो एटलीस्ट 50% जो है वो वुमेन होनी चाहिए, प्रेफरेबली फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यानी 33% तो हमने बोला कि वुमेन होनी चाहिए जो बेनिफिशरीज़ है और 50% जो सुपरवाइज़र्स हैं वो भी वुमेन होनी चाहिए। नाउ सबसे ज़्यादा वुमेन वर्कर्स आर देयर इन तमिलनाडु स्टेट 62 lakhs। दिस इंफॉर्मेशन वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड।
Let us see next question that says the Lakpati Didi initiative is a part of which major rural development mission. तो लखपति दीदी स्कीम हम ऑलरेडी बहुत सारी PIBs में डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज ये आती ही रहती है PIB में. बट लेट अस सी वंस अगेन. लखपति दीदी इनिशिएटिव जो है वो NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का पार्ट है. इसमें लखपति दीदी में हम ये चाहते हैं कि हम एटलीस्ट 1 लाख वुमेन कमाएँ, एटलीस्ट ₹1 लाख वुमेन एनुअली कमाए, वो हम चाहते हैं. एंड टारगेट इज़ फॉर 2 करोड़ वुमेन्स. नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड की सस्टेनेबल इनकम ऑफ 10,000 पर मंथ फॉर 4 एग्रीकल्चर या बिजनेस साइकिल, ये भी इंक्लूडेड है. ये क्वेश्चन वापस आ गया है. व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज? दिस वी हैव कवर्ड 33%. What does प्रतिभा stands for in प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव? तो प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव लिया गया है बाय UPSC. जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू स्टेजेस को क्लियर नहीं कर पाए या स्टेजेस को क्लियर नहीं कर पाए तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव जॉब अवेन्यूज़ के लिए ये इनिशिएटिव को बनाया गया है. तो प्रतिभा का फुल फॉर्म पूछा गया है. दैट स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन. So Pratibha stands for professional knowledge. I'm sorry, one second. Yes, professional resource and talent integration. Now, next question asks, the mission for cotton productivity was announced in which union budget? So it is being announced in this union budget, mission for cotton productivity, that is 25-26. And what does it means is, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी जो है वो इस साल के बजट में अनाउंस हुआ है एज अ पार्ट ऑफ विजन 2030 फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. हमारा विजन है 2030 का फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, यानी 5 साल का मिशन है जिसमें हमें फोकस करना है कि हम कॉटन की प्रोडक्टिविटी क्वालिटी बढ़ा पाएँ, हम इनोवेशन कर पाएँ. जो हम डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं कि क्लाइमेट की कोई वनरेबिलिटी है या पेस्ट डिसीज़ लग गई है, उन सब से हम डील कर पाएँ. इट अलाइंस विथ F5 विजन, दैट इज़ फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. 5F विजन क्या है? Farm, fiber, factory, fashion and foreign. This is government's integrated roadmap to boost agriculture and industry linkages in the textile sector. Now, last question. It says the welfare scheme for handloom weavers are implemented under which national program? So handloom weavers से related भी schemes implemented हो रही हैं. So that is under program of National Handloom Development Program. And what does it says is, इसमें हम 8,000 पर मंथ का फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं जिनकी एज 60 ईयर्स से ऊपर है. कितने का इंसेंटिव दे रहे हैं? 8,000 रुपीज़ पर सिर्फ उन्हीं वर्कर्स को जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 1 लाख से कम है. हम एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू 2 लाख पर ईयर फॉर चिल्ड्रन एंड पर मैक्सिमम सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए. किसके लिए? फॉर डिप्लोमा, UG, PG कोर्सेज या फिर टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट्स के लिए जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं. ऑल्सो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. किसके लिए? फॉर नेचुरल एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी के लिए. सो हमने क्या क्या पढ़ा हैंडलूम में? सबसे पहले हम 8,000 रुपीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर मोर देन 60 ईयर्स जिसकी एज है बट जिसकी इनकम लेस देन 1 लाख है, राइट. उसके बाद हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ 2 लाख पर ईयर, 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम, 2 चाइल्ड के लिए फॉर डिफरेंट कोर्सेज. देन हम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर जीवन ज्योति योजना एंड सुरक्षा बीमा योजना. सो दीज फैक्ट्स ऑल्सो हैव टू बी रिमेंबर्ड. These all things we are implementing under National Handloom Development Program. So I hope you understood this session. I know this session was bulky, 22nd July ka, and I'll cover 23rd July soon. I hope you two meet in the next class, and I hope you are liking these sessions and MCQs are really helping you. If yes, please let us know, and if you like the video, like, share and comment and subscribe the channel, and also join our Telegram channel. The link would be provided in the description below. Also, if you want any help, any guidance or anything that you're not understanding, please let me know. I would try to help you out. And thank you for watching.